हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा अध्याय 12वां जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तुम पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी जिसके बारे में पढ़ चुके हो, उसमें मुख्यतया आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भैंस जीव व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। क उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या सूक्ष्म एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। ख उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। अनुप्रवाह अनुक्रमण तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। क कृषि रसायन आधारित कृषि, ख कार्बनिक कृषि और ग आनुवंशिकतः निर्मित फसल आधारित कृषि। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतया उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों का प्रयोग एक कारण है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं व परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिसमें आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेत से सर्वाधिक उत्पादन ले सकेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को घटा सकते हैं? आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इस समस्या का हल है। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव कहलाते हैं। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। आनुवंशिकतः रूपांतरण द्वारा क अजैव प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण। ख रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता करना। ग कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक। घ पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। ड खाद्य पदार्थों के पोषणीय स्तर में वृद्धि, उदाहरणार्थ विटामिन ए समृद्ध धान। उपरोक्त उपयोगों के साथ जीएम का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन व भेषजीय
पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है, जो पीड़कनाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। बीटी एक प्रकार का जीवविष है जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस thuringiensis कहते हैं से निर्मित होता है। बीटी जीवविष जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस तरह से जैव पीड़कनाशकों का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू व सोयाबीन आदि। बीटी कपास बैसिलस thuringiensis की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरॉन व डिप्टेरॉन को मारने में सहायक है। बी thuringiensis अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। यह जीवविष बैसिलस को क्यों नहीं मारता है? वास्तव में बीटी जीवविष प्रोटीन प्राक जीवविष निष्क्रिय रूप में होता है। यूं ही कीट इस निष्क्रिय जीवविष को खाता है, इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। सक्रिय जीवविष मध्य आंत के उपकलीय कोशिका की सतह से बनकर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। विशिष्ट बीटी जीवविष जीन्स बैसिलस thuringiensis से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है, जबकि सर्वाधिक बीटी जीवविष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। जीवविष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन्स जीन क्राई1, एसी व क्राई2 एबी द्वारा कूटबद्ध होते हैं, वे कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई1 एबी मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। पीड़क प्रतिरोधी पौधा विभिन्न सूत्रकृमि मानव सहित जंतुओं व कई किस्मों के पौधों पर परजीवी होते हैं। सूत्रकृमि मिल्वाडेगोइन इनकोग्निसिया तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देते हैं। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है, जो आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। आरएनए अंतरक्षेप सभी ससिम केंद्रीय जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दूत आरएनए के स्थानांतरण को रोकता है। इस द्विसूत्री आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम परांतरे के प्रतिकृत के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए है। एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कई सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश कराया जा चुका है। डीएनए का प्रवेश
इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिकाओं में अर्ध व प्रति अर्ध आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं जो द्विसूत्री आरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे आरएनए अंतर आरएनए अंतरछेद प्रारंभ होता है और इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरछेदी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता है। इस प्रकार परजीवी पौधों अपनी सुरक्षा परजीवी से करते हैं। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोतों से विलगित किया गया है, वे वांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुके हैं। वर्तमान में इनमें से 12 भारत में विपणित हो रहे हैं। आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन। वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। मानव इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या करेगा? उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से इंसुलिन वियुक्त कर उपयोग में लाना होगा। क्या अन्य जंतुओं से वियुक्त इंसुलिन मानव शरीर में भी प्रभावी है और इसका मानव शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता? तुम कल्पना करो कि यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है, तो निश्चय ही पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तुम आसानी से ऐसे जीवाणु को अधिक मात्रा में विकसित कर जितना चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन बना सकते हो। सोचे, क्या इंसुलिन मधुमेही लोगों को मुख से दिया जा सकता है कि नहीं? क्यों? मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरी तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए व श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन प्रॉक एंजाइम की तरह प्रॉक हार्मोन को पूर्ण परिपक्व व क्रियाशील हार्मोन बनाने के पहले संसाधित होने की आवश्यकता होती है, संश्लेषित होता है, जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं, या यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। आरडीएनए तकनीकियों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप से तैयार किया जाए। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया, जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए व बी के अनुरूप होती है, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। इन अलग-अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर
आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। जीन चिकित्सा। यदि एक व्यक्ति आनुवंशिक रोग के साथ पैदा हुआ, तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? जीन चिकित्सा ऐसे ही एक प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहल प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है, जो इसके लोप होने के कारण होता है। एक बच्चे में एडीए की कमी का उपचार अस्थिमज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, जबकि दूसरे में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है, जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एटीए दिया जाता है। उपरोक्त दोनों विधियों में यह कमी है कि ये पूर्णतया रोगनाशक नहीं है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिकाओं को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का cDNA विषाणु लसिकाओं में प्रवेश कराकर हाथ में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृतप्राय होती हैं, इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसिकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है। आणविक निदान। आप जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान व उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। उपचार की परंपरागत विधियों का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया व एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। रोगजनक की उपस्थिति व सामान्यतया तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कुछ समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफी अधिक हो चुकी होती है। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु व विषाणु हो, तब उनकी पहचान पीसीआर द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन द्वारा कर सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि पीसीआर द्वारा डीएनए की बहुत कम मात्रा की पहचान कैसे की जाती है? संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु पीसीआर आजकल सामान्यतया उपयोग में लाया जा रहा है। उसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले परिवर्तनों को पता लगाने में भी किया जा सकता है। यह एक उपयोगी तकनीक है जिसके द्वारा बहुत सारी दूसरी आनुवंशिक दोषों की पहचान की जा सकती है। डीएनए व आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु जुड़कर कोशिका के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, जिसके बाद में स्व-विकिरणी चित्रण द्वारा पहचानते हैं। क्लोन जिससे उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं,
छायाचित्र पटल पर दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि संपर्क चित्र व उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा, शोषक अमापन, प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों की उपस्थिति या रोगजनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। परजीवी जंतु ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय व मछलियाँ आदि पैदा हो चुके हैं, उसके बावजूद उपस्थित परजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। उस तरह के जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है? इस तरह के परिवर्तन से मानव को क्या लाभ है? अब हम कुछ सामान्य कारणों का पता करेंगे। सामान्य शरीर क्रिया व विकास। परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के निर्माण व इनका शरीर के विकास व सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ, विकास में भागीदार जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन। दूसरी जाति के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। रोगों का अध्ययन। अनेकों परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है। यह विशिष्ट रूप से निर्मित है जो मानव रोगों के लिए नमूनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचारों का अध्ययन हो सके। वर्तमान समय में मानव रोगों जैसे कैंसर, पुट्टी या रेशमई, रूमेटॉइड संधिसूज व एल्जीमर हेतु परजीवी नमूने उपलब्ध हैं। जैविक उत्पादन। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उपचार से बनी होती हैं। ऐसे उत्पादनों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पादन का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पादन के निर्माण में भाग लेते हैं। उदाहरण, मानव प्रोटीन का उपयोग इम्फासीमा के निदान में होता है। ठीक उसी तरह का प्रयास फिनाइल कीटोन्यूरिया व पुट्टी या रेशमई के निदान हेतु किया जाता है। वर्ष 1977 में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया गया। इस दूध में मानव अल्फा लैक्टोएल्बुमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषण तत्व है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। टीका सुरक्षा। टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीकों की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया है। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। यदि उपरोक्त प्रयोग सफल व विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का प्रयोग किया जा सकेगा। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। यह अविषालुता
सुरक्षा परीक्षण कहलाता है। यह वही विधि है जो औषधि आविषालुता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। परजीवी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इसे आविषालु पदार्थों के प्रति अतिसंवेदनशील बनाते हैं, जबकि अपरजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। परजीवी जंतुओं को आविषालु पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त जंतुओं में आविषालुता परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है। नैतिक मुद्दे। मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनिमयों के और अधिक नहीं किया जा सकता है। सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या सहायक हो, उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता होती है। ऐसे मुद्दों में नैतिकता से इनमें जैव वैज्ञानिक महत्व भी है। जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों का पारिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाए। इसीलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है, जैसे कि GIAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अर्थात आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति, जो कि जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों को वैज्ञानिकता तथा अन्य सेवाओं के लिए जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेते हैं। जन सेवा, जैसे कि आहार एवं चिकित्सा स्रोतों हेतु में जीवों की रूपांतरण उपयोगिता, जो इनके जीवों के लिए अनुमत एकस्व की समस्या उत्पन्न करता है। यह एकस्व की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां आनुवंशिक पदार्थों, पौधों व अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनाने वाले उत्पादन व तकनीक के लिए एकस्व पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं, जबकि यह बहुत समय पहले से विकसित व पहचानी जा चुकी है और किसान तथा विशेष क्षेत्र या देश के लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है। धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है जिसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशिया की कृषि के इतिहास में वर्णन मिलता है। एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती हैं। भारत में धान की जो विविधता है वह विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए मशहूर है और इसकी 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती हैं। पुराने ग्रंथों, लोक साहित्य व कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि यह कई सौ वर्ष पहले से उगाया जाता रहा है। वर्ष 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एकस्व व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इससे कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका व विदेशों में बेच सकती है। बासमती की यह नई किस्म वास्तव में भारतीय किस्मों से विकसित की गई थी। भारतीय बासमती को अर्धबोनी किस्मों से संक्रमण कराकर नई खोज या एक नई उपलब्धि का दावा किया था। एकाधिकार के लागू होने के बाद इस एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रतिबंधित हो सकता था। मल्टीनेशनल कंपनी व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। इसके विपरीत विकसित व अविकसित
विश्व जैव विविधता व जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इनके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति व खर्च को बचाया जा सकता है। विकसित व विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त क्षतिपूर्ति व लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। इसके कारण कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधनों व परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्ण अनुमति के उपयोग व प्रतिबंधन के लिए नियमों को बना रहे हैं। भारतीय संसद ने हाल ही में भारतीय इकोस्व बिल, इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है, जो ऐसे मुद्दों को ध्यानार्थ लेगा जिसके अंतर्गत इकोस्व नियम संबंधी आपातकालिक प्रावधान तथा अनुसंधान एवं विकासीय प्रयास शामिल है। दोस्तों, आपका ये अध्याय पूरा हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।